हेलो एवरीवन, वेलकम टू लो स्कूल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा कंपोनेंट भी आता है जो और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो आपको मैथ के क्वेश्चंस की तरह ही होते हैं। 2020 में इसका सिलेबस जब चेंज हुआ था क्लैट का, तो उसमें मैथ को रिप्लेस किया गया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थे। पहले क्या होता था कि मैथ के आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, लेकिन आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। बट अब क्या होता है कि लगभग 150 क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में आते हैं और उसमें 10% यानी कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। ठीक है, या फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अगर टेक्निक्स लिखा होगा या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होगा, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये सिलेबस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है जी। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन चीजों से बहुत डरते हैं, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है वो काफी लेंथी होते हैं। तो आज की क्लास में इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमने इसको आगे लेके चलना है। तो उससे पहले मैं आपको टाइम टेबल बताना चाहूंगा हमारे यूट्यूब चैनल का। तो लो स्कूल यूट्यूब का जो शेड्यूल है हमारे पास इस तरीके से होगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं। तो डेली 2 PM पे आपका लीगल एप्टीट्यूड का सेशन रहेंगे, जो कि आप डेली लेवल पे देख रहे हो। इसके अलावा शाम को 6 बजे आपके 2 सेशन होंगे जीएस के, एक सेशन होगा क्वांट का यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक, एक सेशन आपका रहेगा रीजनिंग का और एक सेशन रहेगा आपका इंग्लिश का। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके सेशन जो है वो आगे कंटिन्यू करे जाएंगे। तो इसके अलावा एक और गुड न्यूज हम बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें जो भी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि क्वांट होता क्या है और उसका सिलेबस क्या है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो बेटा ये वर्ड कहां से लिया गया, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया वर्ड है। जब भी कभी आप कैट को देखोगे, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, या फिर अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करो उसमें भी क्वांटिटेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, या फिर जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इट इज अ नथिंग बट मैथ। ये क्या होता है, मैथ को कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक होता है, ठीक है, आपका जो एडवांस मैथ होता है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन तीन चीजों को मिलके बनता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन तीन चीजों को मिलके बन जाता है। ठीक है ना। अब अर्थमेटिक क्या चीज होती है, जैसे परसेंटेज है, रेशो है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये सारे चैप्टर क्या है, अर्थमेटिक के चैप्टर्स होते हैं ना। आपने देखे होंगे, सुना होगा इनके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने 10th लेवल तक पढ़े हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एडवांस मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी, अलजेब्रा आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा, नंबर सिस्टम आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एडवांस मैथ के टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद अगर हम डीआई की बात करें, तो जब भी हम कोई भी डेटा किसी ग्राफ में या फिर चार्ट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है, उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि मान लो कोई डेटा है हमारे पास, हमने क्या किया, उसको ऐसे पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, या फिर ऐसे लाइन चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर ऐसे बार ग्राफ की फॉर्म में, या फिर हिस्टोग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि हमें ये तो पता चल गया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, बट होता क्या है यहाँ पे कि जो क्लैट का पेपर है, अगर मैं क्लैट के पेपर की बात करूं तो 2020 में जब सिलेबस इसका चेंज हुआ था तो पूरा का पूरा पेपर इन्होंने बना दिया पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ बेस्ड आपने देखा होगा कि जीएस का भी अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है ना तो वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर मान लो कोई आपका लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो भी पैराग्राफ बेस्ड है, रीजनिंग का क्वेश्चन भी पैराग्राफ बेस्ड है, इंग्लिश का क्वेश्चन भी जो है वो पैराग्राफ बेस्ड है। उसी तरीके से जो मैथ के क्वेश्चन है, जो अर्थमेटिक के या कह लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, पैराग्राफ बेस्ड है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीआई का पार्ट, पैराग्राफ बेस्ड डीआई। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन देखो आपको एडवांस मैथ में नहीं मिलेंगे,
और वैसे भी जो है वो एडवांस मैथ आपका सिलेबस का पार्ट कभी रहा ही नहीं है। ठीक है, पहले अर्थमेटिक था लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि अर्थमेटिक में भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो पैराग्राफ बेस्ड सिर्फ एक ही चीज बन सकती थी, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने स्पेसिफिकली पूरे के पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पार्ट उठाया है, दैट इज डीआई। और डीआई को लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने 2020 का पेपर देखा हो, 21 का भी देखा हो, या फिर अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2022 का क्लैट का, तो इन तीनों एग्जाम्स में तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के पैराग्राफ बेस्ड डीआई के। तीन क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि एक क्वेश्चन के नीचे 5 क्वेश्चन। तो टोटल 15 क्वेश्चन 2020 में, 21 में 15 क्वेश्चन, 22 में भी 15 क्वेश्चन, तो 45 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे पैराग्राफ डीआई के बस। ठीक है ना। तो अब हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो चुका है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को पढ़ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि वी हैव टोटल 15 चैप्टर्स, कि अर्थमेटिक के कितने चैप्टर थे, 15 चैप्टर थे। तो इन 15 चैप्टर्स को पढ़ना होता था और इन 15 चैप्टर्स में से 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, मतलब नंबर ऑफ एमसीक्यूज वही थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि 150 क्वेश्चंस हो चुके हैं, है ना। पहले क्या था, 200 एमसीक्यू होते थे, अब कितने एमसीक्यू हैं, 150 एमसीक्यूज। ठीक है, और इसमें से 15 क्वेश्चंस आपके रहेंगे डीआई के। स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूं कि डीआई के क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो सिलेबस अगर आपको क्लियर हो गया है, अब इसको समझते हैं कि डीआई में भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। तो बेसिकली होता है क्या बेटा कि डीआई कभी भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसमें मैं अगर कहूं कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीआई को सोल्व करने में, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, आपने उस पैराग्राफ को डीकोड करके अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाना है, और उस टेबल को देख के, उसी इंफॉर्मेशन को देख के आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो पहले टेबल जो है उसको बनाने के लिए भी कैलकुलेशन का यूज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है डीआई को सोल्व करने का वो क्या है, कैलकुलेशन। तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टेबल्स इंक्लूडेड हैं, तो मिनिमम 20 तक टेबल्स आपके होने चाहिए। ठीक है, परसेंटेज को निकालने का मेथड आपके क्लियर होने चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक फ्रैक्शन ओरिएंटेशन होती है वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एवरेज निकालने का, सम निकालने का आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि सम जो है वो उसको सोल्व करने की आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उनका सम अगर करना है तो उसकी स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन में सिर्फ यही चीजें आती हैं। 20 तक अगर आप टेबल पढ़ लोगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, 20 तक ही टेबल ज्यादातर यूज किए जाते हैं एग्जाम में भी। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड चीज जो इसमें आपने पढ़नी होती है दैट इज परसेंटेज। तो मैं सुजेस्ट यही करूंगा आप सभी को कि परसेंटेज तो पूरा चैप्टर आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर परसेंटेज के बेसिक्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करी होगी, तो डीआई में आपको काफी हद तक बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद आता है रेशियो। रेशियो का भी बेसिक, इसके क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक पढ़ लो बहुत है। ठीक है, देन आफ्टर आता है हमारे पास एवरेज। तो इतना करने के बाद आपने देन देखना है डीआई को, फिर हमने देखना है डीआई को। ठीक है ना। तो आज तक तो बेटा देखो जैसे पैराग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ देयर आर मेनी टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट आर पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, या फिर हमारे पास बार ग्राफ हो गया। तो ये भी आपने पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो हैं जो आपने पढ़नी है। ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस हो गया हमारा कि सिर्फ यही चीजें आपने पढ़नी होती है, इससे इसके अलावा एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना। तो जब आप डीआई को कर लोगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन में टेबल जो है 20 तक जब आप कर लेते हो, परसेंटेज पढ़ लेते हो, फ्रैक्शंस की मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या होते हैं फ्रैक्शंस, और सम करना, एटलीस्ट 2 डिजिट्स का सम करना जब आप सीख लेते हो, तो उसके बाद, इसके बाद आपने ये टॉपिक शुरू करने हैं। अब चाहो तो पहले रेशियो से शुरू करिए, फिर परसेंटेज, फिर एवरेज, या फिर कैसे भी शुरू कर सकते हो। बट ये जो 3 हमारे मेन चैप्टर्स हैं, इनको पढ़ने के बाद आपने डीआई की तरफ पैर रखना है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इसमें भी कि डीआई में भी पहले पाई चार्ट पढ़े, लाइन चार्ट पढ़े, फिर बार ग्राफ पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर मैं बात करता हूं डेटा इंटरप्रिटेशन की,
तो डेटा इंटरप्रिटेशन में बच्चे देखो, जहां तो होगा लाइन चार्ट, जहां होगा पाई चार्ट, जहां होगा बार ग्राफ, या फिर होगा पैराग्राफ डीआई। ठीक है, पैराग्राफ डीआई मैं कह तो रहा हूं, लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? केस स्टडीज। इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? केस स्टडीज। जब आप केस स्टडीज पे ऐसे क्लिक करोगे तो गूगल सर्च भी करोगे तो उसमें भी आपको काफी क्वेश्चंस इसके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैथ के अलावा इंग्लिश में भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है। आपने लाइंस को पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंगली उसको आपने सेटिंग करनी है, उनके जितने भी टर्म्स आपको गिवन होंगी। तो होता क्या है कि जब भी आपको डीआई का कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहते हैं। उसके नीचे हमेशा आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि डीआई के 15 क्वेश्चन आएंगे, सेट आएंगे 3। सेट आपको 3 ही मिलेंगे, लेकिन एक सेट के नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। 3 सेट के नीचे कितने हो जाएंगे? 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा, जब 5 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं आपको कि उसमें से 2 क्वेश्चन आपको परसेंटेज ओरिएंटेड मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि भाई परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना आपने सारा। रेशियो का सिर्फ बेसिक पढ़ो, लेकिन परसेंटेज पूरा पढ़ो, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन एक ग्राफ से, यानी कि अगर टोटल 3 ग्राफ आ रहे हैं तो यू विल गेट 6 क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास एवरेज का, और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास डिफरेंस का या फिर सम करने के ऊपर। तो इस तरीके से डीआई के 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। अब अगर उसने थोड़ा मुश्किल करना है इसको, तो हो सकता है कि 2 की जगह 3 क्वेश्चन दे दे आपको परसेंटेज के, है ना। परसेंटेज के आपको हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी दे दे वो, क्योंकि अगर उसने मुश्किल करना है तो मुश्किल सिर्फ क्या होती है? रेशो, सॉरी परसेंटेज। रेशो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी है। एवरेज में भी कोई ज्यादा कुछ नहीं होता है, वही एक ही फॉर्मूला है जो हर जगह लगता है। ठीक है, और डिफरेंस और सम वो तब देगा जब कैलकुलेटिव बनाना होगा उसने क्वेश्चन को। और आई थिंक कैलकुलेशन ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करता हूँ पैराग्राफ वाली, तो पैराग्राफ को अगर टेबल में भी आपने बनाना है तो उसमें कैलकुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, टारगेट आपका यही होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में आपने ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट खत्म करना है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इस चीज को सीख पाओगे, और इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है ना। देखो, क्लैट का सिर्फ पेपर ही क्लियर नहीं करना होता है, हमें अच्छा रैंक लेके आना है ताकि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके पढ़ने के लिए, है ना। तो रैंक लेके आने के लिए ये वाला हिस्सा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस पार्ट को स्किप करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, बट अगर आप इन 15 क्वेश्चंस में से 7 8 9 क्वेश्चंस भी सही करते हैं, तो वो जो 9 नंबर होंगे आपके, वो आपको कितना रैंक आपका इंक्रीज करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। एक एक नंबर पे ऑलमोस्ट 500 600 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपके 8 9 नंबर का आप एज लेके चलते हो बाकियों से, तो ये काफी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, और पूरे साल में आपने क्या पढ़ना है वो बता दिया मैंने आपको। पूरे साल में क्या पढ़ना है वो बता दिया आपको। ठीक है ना। बाकी ये जो YouTube चैनल है ये बिल्कुल डेडिकेटेड है हमारे पूरे देश के उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी हाई लेवल की फीस, जैसे 1 1 लाख रुपए फीस है कोचिंग की। तो उन सब के लिए YouTube चैनल हमने बनाया है, ताकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रेपरेशन करवा सके। तो इसके लिए भी हम एक अनाउंसमेंट करेंगे बहुत जल्द। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, +1 में या +2 में। इन दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस।